काफरेन की इस पवित्र धरती पर आज की इस सभा में मंच पर जो मेरे साथी विराजमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और मेरे अग्रज और उदयपुर के ही रहने वाले पूर्व गृह मंत्री आदरणीय कैलाश भाई साहब, आदरणीय कालीचरण जी सराफ साहब, आदरणीय गुप्ता जी, बहन सुमन शर्मा जी, सभी मेरे पिता से बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अभी गोपाल पचेरवा जी ने अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके सामने कि अभी भी हमको 65 साल के बाद भी पीने का जो पानी है वो शुद्ध नहीं मिलता। अभी गोपाल पचेरवा जी ने कहा कि हमारे नौजवानों को 65 साल के लोकतंत्र के बाद भी रोजगार नहीं मिलता। अभी पचेरवाल जी ने अपनी क्षेत्र की कुछ बांध की समस्या, कुछ और स्थानीय समस्याएं बताई। अब मैं आप मतदाताओं से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें बनी हैं, इसको बनाने वाले तो आप ही थे नहीं? जवाब तो दो यार। कांग्रेस बनी या बीजेपी बनी, बनाने वाले तो आप ही हो ना। आपके वोट से ही बनी है और 5 साल के लिए ही बनी है, जिंदगी भर का पट्टा तो नहीं देते हो आप। जब गांव का सरपंच आप वोट की बेटी से बनाते हो, पंचायत समिति का सदस्य आप बनाते हो, प्रधान आप बनाते हो, जिला परिषद का सदस्य आप बनाते हो, जिला प्रमुख आप बनाते हो, एमएलए आप बनाते हो, मुख्यमंत्री आप बनाते हो, एमपी आप बनाते हो, प्रधानमंत्री आप बनाते हो, राष्ट्रपति आप बनाते हो, और वो भी 5 साल के लिए बनाते हो। और उसके बाद भी 65 साल बाद अगर इतनी समस्याओं की फहरिस्त गढ़ी है तो थोड़ा बहुत दोस्त तो है, मुल्क के मालिक तेरा भी होगा ना, कहेंगे वोट डालने में गलती हुई है कि नहीं। जब तक ये मुल्क का मालिक अपने वोट की कीमत को नहीं समझेगा, तब तक इस देश का कोई भला नहीं हो सकता। चाहे मैं भाषण दूं, चाहे कांग्रेस भाषण दे, चाहे कोई नेता भाषण दे, जिस दिन हिन्दुस्तान की जनता अपनी वोट की सही कीमत समझ करके देना शुरू कर देगी, उस दिन इस देश का भला हो जाएगा। और इसलिए मालिक तेरे से आग्रह करता हूं, अगर देश को सुधारना है तो तू सुधर जा। लोग कहेंगे यार ये क्या बात कह रहा है, बड़ी आड़ी टेढ़ी बात कहती मैंने, आपको नाराज करने वाली जैसी बात कह दी, लेकिन हकीकत देश के मालिक यही। ये गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष का नेता और विधानसभा में बैठा है ना, ये जनता ने मुझे चुन के भेजा, इसलिए जयपुर बैठा हूं और अगली बार 6 महीने के बाद फिर जाऊंगा। अगर जनता चुनेगी तो जयपुर जाऊंगा, नहीं तो अपने गांव जेरवाड़ा जाऊंगा। इतना बड़ा अधिकार आपके हाथ में है, फिर कर्म क्यों टूट रहे, फिर हमारा देश का नुकसान क्यों हो रहा है? ये माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में बैठी हैं। मैं इससे कहता हूं कि जब मैं भी एक बच्ची का बाप हूं, जब बच्ची का संबंध तय करने के लिए गया, लड़का देख करके वापस आया तो घर की सब माताएं बहनें, जितनी रिश्तेदार हैं, वो सब इकट्ठी होकर मुझे पूछती है, भाई बता लड़का क्या करता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, नौकरी करता है, एक कूड़ा है कि नहीं है, कोई आमदनी का धंधा है कि नहीं है, चाल चरित्र कैसा है, इसका परिवार का हालचाल कैसा है। मैंने एक बराबरी का हाथ पकड़ाते हो, आप 15 बातें पूछते हो, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। मैं मुल्क के मालिक तेरे से पूछता हूँ, तेरा वोट हिन्दुस्तान का तकदीर बनाता है और तेरा वोट हिन्दुस्तान का तकदीर फोड़ता है। तू भी डालने के पहले माथे पे हथौड़ा मार के पूछे ना कि किसे देने से देश का भला होगा और किसे देने से देश का नुकसान होगा। ये काम जब तक आप नहीं करोगे और ये केवल भाषण सुन के तालियां बजा के चले जाओगे ना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ियां मार मार करके अपने को बर्बाद कर रहे हो। ये जो कुछ भी बर्बादी हुई ना देश की, उसका गुनाहगार अगर कोई मुल्क है तो मुल्क का मालिक है, मतदाता तू है। जब तक तेरे दिमाग में इस बात की पकड़ नहीं आएगी कि आखिर ये सरकारें बनाना और बिगाड़ना ये तो मेरे हाथ का खेल है, मैं अच्छे को बना सकता हूँ, अच्छे को धराशायी करके निकाल सकता हूँ। इतनी हाथ में ताकत दी महात्मा गांधी ने। अरे देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक वोट डालता है और काफरेन की किसी गरीब की बेटी भी एक ही वोट डालती है। वोट की ताकत बराबर है, कपड़े फटे हो सकते हैं, मकान छोटा हो सकता है, पेट में रोटी अच्छी होगी कि नहीं होगी, लेकिन कम से कम वोट का अधिकार तेरा बराबरी का है। हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी ने दिया कि जिसको डालते समय माता क्यों नहीं तेरा संस्कारता है, माता क्यों नहीं तेरा काम करता है, जिसके कारण से हमने 65 साल में देश को बर्बाद करके रख दिया आज की तारीख।
और इसको सुधारना होगा ना तो आपको ही सुधारना होगा। हम तो अपनी दुकान का माल बेचने आए हैं, बताएंगे तो सोना है, ऐसा है, ये तो बढ़िया है, ऐसा है। वो भी आएंगे, वो भी अपना दुकान का माल बेचेंगे, ये कहेंगे ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अरे तू खरीदार है ना, रगड़ के देख साले को, वास्तव में ये खोटा है कि कैसा। इतना का काम नहीं हो पा रहा और हम अपने आप को दोष भी किसी दूसरे में डाल दें, ये कांग्रेस खराब, ये बीजेपी खराब। अरे कोई ना खराब है, न कुछ नहीं है। हमारा इस देश में क्या बनाया, वोटों का राज बनाया। अरे एक छोटा सा दुकानदार आपके इस काफरे में कहीं धंधा करता होगा ना, और अगर दुकान पे 2 मुनीम रखता है धंधे के लिए, और मुनीम को जब धंधे के लिए रखता है ना तो हर चोपड़े को दिवाली के दिन मिलाता है कि धंधे में कमा करके दिया मुनीम जी ने, ये अंदर ही अंदर टाका मार दिया कंपनी। और जब घाटा होता है ना तो काला कर मुंह करके मुनीम जी को नौकरी से निकाल देता है, और अगर मुनीम कमा के देता है ना तो उसकी तनख्वाह दूनी करके उसको फिर नौकरी पे रखता है। ये मुल्क का मालिक है ना, तू इस दुकान का मालिक है, तू इस दुकान का मालिक है। हम तो तेरे केवल मुनीम है 5 साल के। हम जब मुनीम के पास आते हैं 5 साल के बाद, उनका हिसाब का चोपड़ा मिलता है साल से साल, हमारा चोपड़ा मिलता है 5 साल से 5 साल के बाद। आप हमारा चोपड़े को उठाओ और चोपड़े को उठाकर हिसाब में लाओ। इसको वोट देने से हमारा भला हुआ, किसान का भला हुआ, गांव का भला हुआ, गरीब का भला हुआ, बेरोजगार का भला हुआ, हमें न्याय मिला या नहीं मिला, इस चोपड़े को मिलाओ। और मिलाने के बाद लगता है कि कांग्रेस से तुम्हें फायदा है तो तुम्हें सौगन है ना, जी की उसे जरूर वोट देना। और अगर उसने घाटा दिया है, तुम्हारे साथ खर्च किया है, धोखा किया है, तुमको लूटा है और लूट करके राज बना करके गया है, तो उसका काला मुंह करके बाहर निकालना, यही हमारी ताकत है और यही हमारा मतलब है। यही काम हमको करना पड़ेगा। कोई हिसाब किताब मिलाते नहीं, कोई देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतने साल के बाद भी हम ऐसा मांग करें। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को विधानसभा में कई बार पूछ चुका हूं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री मुझे 5 साल का हिसाब बता। मैंने पहले साल 18,000 का बजट पास किया, दूसरा साल 24,000, तीसरा 27,000, चौथा 36,000 और 5वां 40,000। इन सबको जोड़ने 1,57,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और एक विधानसभा को बांटू ना तो 780 करोड़ रुपया एक विधानसभा को बांट के आता है, 780 करोड़ रुपया। अब आप अपने अभी इस विधानसभा में लगाना हिस्सा 5 साल में नहीं मिला होगा, 50 करोड़ का था। हमारा 780 करोड़ का हमारा हक बनता है, लेकिन हमारे हक के बारे में हम पूछते ही नहीं है। और उसका पूछता नहीं, उसका कारण क्या है? सरकार खर्चा नहीं करती। ये सरकार का पैसा चोरी क्यों होता है? ये सरकार का पैसा नहीं है, मुल्क का मालिक। ये जो खजाना है ना, ये गुलाब चंद कटारिया के काका जी का नहीं है, ये जनता तेरे टैक्स का पैसे का खजाना है जो तू रोज टैक्स का पैसा जमा कराता है। अगर तू यहाँ से साड़ी खरीद के लाया ना तो टैक्स लगता है, बस में जाता तो टैक्स लगता है, ट्रेन में जाता तो टैक्स लगता है, बाजार से सोना खरीदता तो टैक्स लगता है, हर चीज का टैक्स लगता है, मकान की रजिस्ट्री कराता तो टैक्स लगता है, जमीन पे से अब वो अनाज पैदा करके जो बाजार में बेचता है तो टैक्स लगता है। ये सारा टैक्स इकट्ठा होकर कहाँ जाता है? ये जयपुर के खजाने में जाता है, ये दिल्ली के खजाने में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? खजाना किसका है? इस मुल्क के 120 करोड़ लोगों का खजाना है। हम तो केवल खजाने के, हम तो केवल मुनीम है। 5 साल की चाबी हमारे पास है और जब हम 5 साल में जब आपका खर्चा करते हैं तो हमारा चोपड़ा मिलाओ। अगर हमने अंदर ही अंदर टाका मारकर चोरियां की है ना, बेईमानी की है, लूटखोरी की है, हमें काला मुंह करके बाहर निकालना, ये तेरा धर्म बनता है, जिस धर्म का तुझे पालन करना पड़ेगा। आज मेरे देश की हालत क्या बनाई? इन राजनेताओं ने जिस ढंग से हिंदुस्तान के खजाने को लूटा है, तेरी मेहनत के पैसे को इन बेईमानों ने जिस ढंग से अपनी औलाद के लिए इकट्ठा किया, उसके कारण से आज सारा देश आज दुखी हो रहा है। एक भ्रष्टाचार, 2 भ्रष्टाचार, यहाँ तो भ्रष्टाचार की लाइन लगी। जिस दिन अखबार उठाकर सवेरे पढ़ते हैं तो एक नया घोटाला निकलता है। कभी कोई 13,000 करोड़ नरेगा में खा जाता है, कभी कॉमनवेल्थ गेम को गेम कराता है, उसमें 70,000 करोड़ का चूना लगा जाता है। ये राजा 1,77,000 करोड़ खा जाता है और कोयले में 1,86,000 करोड़ खा जाता है। 1,86,000 मैं ईमानदारी से आपको एक कागज और पेन देता हूँ। 1,86,000 करोड़ मुझे लिख के बता दें, 90% आदमी आप में से फेल हो जाएंगे। 1,86,000 करोड़ लिखते कैसे ये नहीं आता, क्योंकि करोड़ लिखने के लिए 8 घंटियां लगानी पड़ती है, लाख लिखने के लिए 8 घंटियां लगानी पड़ती है। 15 विधि जब लगती है तब ये आंकड़ा बनता है। सारी की सारी आंकड़े के घट खत्म हो के मात्रा में मुझे जो पढ़ाया ना, तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 अरब तीर 10 तीर कदम 10 तीर अवतार उंगली बता। ये भूल है मजा क्या हो रहा है?
तुम्हारे पैसे को लुटेरे हिस्से से लूटते चले जा रहे हैं और उसके कारण से तेरे को कोई दर्द ही नहीं हो रहा, तो ये महसूस नहीं हो रहा कि ये पैसा किसका है, ये पैसा तो मेरा है ना, मेरी मेहनत का पैसा है, ये राजनेता खा करके मोटा हो गया है, यानी जिसके पहनने के कपड़े नहीं थे। आपने और हमने सब राजनेताओं को देखा, उनमें से 100 में 80 राजनेता ऐसे जिनके पहनने के 2 कपड़े नहीं थे, घर का मकान नहीं था, लेकिन वो 7 साल का एमएलए क्या बन जाता है, टनाटन बोलेरो में घूमता तेरे बाप होता है उसमें कौन जाता है। इस चर्चा में कर सकते हो तुम, लेकिन सारे राजनेताओं को लुटेरे चोर बदमाश बनाकर हमने खड़ा कर दिया और उसके कारण से देश चल रहा है। और हम गाली किसको देते हैं, क्योंकि आपका काम तो पटवारी से बढ़ता है और पटवारी 300 रुपया मांगता है। आप कहते यार पटवारी साहब यार पैसे खाते, थानेदार साहब पैसे खाते, डॉक्टर साहब पैसे खाते, इंजीनियर सीमेंट खाता है, कोई कार खाता है, अरे खाएगा यार, इसका बाप चोर, उसकी औलाद चोर, उसका क्या दोष, क्या राज का नेता जो ऊपर बैठ करके काम कर रहा है वो लुटेरा बैठा है, फिर उस बापड़े चपरासी को गाली देने से क्या फायदा, उस पटवारी को गाली देने से क्या फायदा, उस छोटे से कांस्टेबल को 500 रुपए की रिश्वत में पकड़ कर भीख मांगने की क्या जरूरत है यार, पकड़े ना चोर के बाप को पकड़ जो 1,86,000 करोड़ रुपया खा गया, उसमें देश का प्रधानमंत्री नंबर 1 पर है, देगा सजा उस बेईमान को जिसने 1,86,000 करोड़ रुपया कोयला, 1,86,000 करोड़ का कोयला खा गया और उसमें दस्तखत किसके हैं, इसी मनमोहन सिंह के हैं। मनमोहन सिंह चोरी करता है तो फिर देश में भ्रष्टा। अब ये अशोक गहलोत जो बड़ी नींद मारता है, अशोक गहलोत जी ये वडेरा कौन है, ये किसका दामाद है, ये सोनिया गांधी के क्या लगता है, और सोनिया गांधी के लगता है तो तेरे क्या लगता है ये तो पता। लेकिन आपने देखा होगा ये जो वडेरा कंपनी आई ये राजस्थान की धरती पर, ये जो पूरा का पूरा हमारा बीकानेर और ये जो नौका और सारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन 35,000 रुपये में किसान की खरीद दी गई। क्यों? क्योंकि वो मरुस्थली क्षेत्र है, ज्यादा जमीन की कीमत नहीं है और इसके कारण से 35,000 में किसानों से जमीन खरीदी और जमीन खरीदने का पैसा भी वडेरा का नहीं, वडेरा का पैसा नहीं, आपको उसके ताजु होगा ये पैसा भी कहा है, ये उसने उधार लिया है कंपनी से और कंपनी ने ये बड़े बाप की औलाद है, इसे 65 करोड़ रुपया बिना ब्याज के दिया और इसने 6 महीने तक खरीद के रखा और रखने के बाद ये सारा का सारा क्षेत्र जहां उसने जमीन खरीदी उसको उन्होंने सोलर ऊर्जा, ये जो सूर्य के प्रकाश से जो बिजली बनती है उसको हद घोषित कर दिया, अर्थात वहाँ सोलर एनर्जी बनेगी, सोलर से बिजली बनेगी, इसका एरिया बना दिया। जमीन तो अपने आप कीमती हो गई और जमीन जब कीमती हो गई तो उसी वडेरा ने जो 35,000 में खरीदी थी वही दामाद साहब ने जो 35,000 में खरीदी। अब हमारे यहाँ इतनी सीमा से अधिक किसी की जमीन नहीं हो सकती और उससे अधिक जमीन होगी, लेकिन अभी अगर कैमरे आएंगे तो कितना लगेंगे, 10,000 हेक्टेयर जमीन इसने जो खरीदी वो इसके ऊपर लागू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तेरा उसका दामाद लगता है और तुम भी उसके राजनीति करता है, इसने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और आपने देखा होगा ये जो एक ही दिन में ऐसी सारी जमीन 35,000 की खरीद करके 35 लाख में बेच करके अरबों रुपया कमा लिया, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। आपने देखा होगा हमारे बच्चों की फीस है ना, बच्चों को जो ये जो आपने ओबीसी एससी ओबीसी को जो स्कॉलरशिप मिलती है, किसी बच्चे को 1,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000 पढ़ने के लिए, इसमें कितना गड़बड़ हुआ। विधानसभा में हमने इसी सत्र में क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ये बताओ ये जो आपका जयपुर और दौसा है इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको वजीफा मिलना चाहिए, जिनको वजीफा नहीं मिला और जिनके नाम से फर्जी रिकॉर्ड तैयार करके वजीफा उठा लिया, उसकी कीमत कितनी होती है आपको सुनकर हैरानी होगी। 2 जिलों में 20 करोड़ रुपए का फर्जी बच्चों के नाम से लिस्ट बना करके प्राइवेट स्कूलों ने लेकर सरकारी स्कूलों ने नाम भर करके उनकी स्कॉलरशिप उठा ली और उठा करके मालो माल बन गए। मैंने कहा सारे राजस्थान में जांच कराओ, मंत्री ने कहा मैं कराऊंगा। मैंने कहा 100 करोड़ से अधिक का घपला निकलेगा। कोई पेंशनर की डायरी को चोर ले जाता है, कोई फर्जी पेंशनर की डायरी बना देता है, कोई डायरी से आधार पर मेडिकल बिल बना देता है, मेरा कोई क्या करता है। मतलब बड़ा आश्चर्य है मुझे, अगर इस प्रकार का घपले के बाद भी अगर ये मुल्क का मालिक इन अशोक गहलोत से ये नहीं पूछता है कि तेरी ये संदेश यात्रा क्या काम की बता, मुझे बता तो सही, 65 साल के बाद ये यात्रा किस खाते में निकाल रहा। ये मुल्क के मालिक तुम सब किसान हो और खेती करके अपने बच्चों का पेट भरते हो। अरे मुल्क के मालिक केवल इस बेईमान सरकार से इससे ही पूछ ले कि मैं 65 साल से आगे झक पा रहा हूँ, मुझे कहा तो जाता तो अन्य जाता, तुम जो अनाज पैदा करता है उसे हिंदुस्तान जिंदा है। हाँ हिंदुस्तान तो जिंदा है,
हिंदुस्तान को तो मैं जिंदा रखता हूँ, अपने खरड़े को काला कराता हूँ खेत में। इस गर्मी में जब लोग पंखे के नीचे ठंड में चले जाते हैं, तभी हिंदुस्तान का किसान अपना कपड़ा खोल करके, ऊपर का बदन खोल करके और हर हाथता हुआ दिखाई देता है, पसीने से लथपथ दिखाई देता है। जब सारी दुनिया ठंड में घरों में जाकर के ओढ़ के सो जाती है, तब मेरा ये किसान रात को 2 बजे खेत में पानी करने के लिए उस छोटी ठंड में खड़ा रहता है, मेहनत करके कमा के देता है देश को। लेकिन इसको क्या मिलता है? इसको कुछ नहीं मिलता, इसको कुछ नहीं मिलता। 65 साल में कुछ नहीं मिला। आज भी मेरी गारंटी है, किसी भी छोटे से नादान बच्चे को एक गेहूं का डब्बा देकर एक कलम दे दो और गांव में को बेटा घूम और घूमता जा जाकर तो टेढ़ा मेढ़ा मकान मिले, या कमरे मिले, या तेरा टूटा बर्तन मिले, वहां लिख देना ये कीमत किसान है, और या तेरे को पक्का मकान मिले, लिख देना ये रोज की नौकरी करता है या व्यापार करता है। 65 साल के बाद हिंदुस्तान का निर्माता अच्छे मकान में नहीं रह सकता, उसका बच्चा अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, उसका बच्चा अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। मेहनत करने के बाद भी सारी दुनिया को जिंदा रखता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा लेके सोता हूँ। ये है देश की आजादी। 2 में से 7% हिंदुस्तान की आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेतर में मिलता क्या है? उसको खाद महंगा मिलता है, बीज महंगा मिलता है, बिजली महंगी मिलती है, पानी महंगा मिलता है, और घर के 5 मलक मिलकर मजदूरी और छक्का आते हैं, और उसके बाद बाजार में जाकर नीलाम हो जाता है। ये मुल्क के मालिक मुझे सवालों का जवाब दे। जब तक तू इसका सवाल का जवाब नहीं देगा, तेरी समस्या का कोई हल नहीं होगा। आज जैसा कोई मुझे हिंदुस्तान में आदमी बताओ जो बिना मुनाफे के धंधा करता है। अरे कोई है ना, बीड़ी बनाने वाला मुनाफा लेगा, है ना, बर्तन बनाने वाला मुनाफा लेगा, घड़ी बनाने वाला मुनाफा लेगा, अगरबत्ती बनाने वाला मुनाफा लेगा, मोमबत्ती बनाने वाला मुनाफा लेगा, जूता बनाने वाला मुनाफा लेगा, फूट बनाने वाला मुनाफा लेगा। हिंदुस्तान में बस लगाने वाला मुनाफा लेगा और बच्चा देने वाला भी मुनाफा लेगा। और एक मात्र हिंदुस्तान का ये 7% आबादी जो किसान कहलाती है, ये मंडी में जाकर के 1, 2, 3 में नीलाम होकर के फेंक किया जाता है। इसका इलाज किसके पास है? इसका इलाज जनता जनार्दन तेरे पास है। इन हथियारों से पूछो कि आज तूने 65 साल में हमको दिया क्या? तो ये तो बता, 65 साल में से 59 साल तक 59 साल तक दिल्ली में राज किसने किया? कांग्रेस ने किया। केवल 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने राज किया। 59 साल तक कोई मानो दिल्ली में राज करो, राजस्थान में 50-52 साल तक सरकार चलाओ, और सरकार चलाने के बाद भी अगर तुम जनता की समस्या को हल नहीं कर सकते, तो फिर इन हथियारों को क्या 2-4 पीढ़ी का और पट्टा देना चाहते हो? 200-500 साल का इतिहास दे दो कि जाओ तुम कांग्रेसियों, पहले तो हमने राजा महाराजाओं को, तो तुमने ये कह करके कि राजा महाराजाओं का राज नहीं चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, और लोकतंत्र लिया, और लोकतंत्र के बाद नेहरू की औलाद और उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या हम क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारी अकल नहीं है? क्या हमारी बुद्धि नहीं करती है? लेकिन हम छोटे बाप की औलाद है, इसलिए हम काबिल नहीं है। तुम बड़े बाप की औलाद पैदा होते हो, सब के सब बुद्धिमान पैदा होते हो। हिंदुस्तान को चलाने वाले क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है? एक मुल्क का मालिक आज की तारीख में जितनी योजनाएं चल रही है वो सब राजीव गांधी के नाम से, राजीव गांधी ये, राजीव गांधी ये, राजीव गांधी ये, जवाहरलाल नेहरू के नाम से ये, इंदिरा गांधी के नाम से ये क्या तमाशा है? क्या हिंदुस्तान को तेरे बाप दादा ने चलाया? सरदार पटेल ने नहीं चलाया था कभी हिंदुस्तान? क्या उसका कोई कब्जा नहीं? लाल बहादुर शास्त्री ने देश को नहीं चलाया? हमको कोई है ना, हमारे देश में है ना, सुभाष बोस ने कुछ नहीं किया, हमारे देश में भगत सिंह ने कुछ नहीं किया, हमारे देश में चंद्रशेखर ने कुछ नहीं किया, हमारे देश में आपने देखा होगा वीर सावरकर अंडमान की जेल में डोलू में तेल की जगह बनता था और तेल निकालता था और खुले बदन पर हंटर खाता था, और खाने के बाद भी कहता था मेरा मुल्क आजाद होगा, मैं आजाद मुल्क में जाऊंगा। और आज आजाद मुल्क में उनके लिए 2 आंसू बहाने वाला कोई नहीं। सब इसी खानदान के आंसू बहाते हैं, सारे के सारे जो घाटा लगे राजीव गांधी। अरे गुलामों, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? किस तरह का देश बनाना चाहते हो? क्या देश बना रहे हो? ये अगर देश का तरीका निकलाना है, और उसके बाद भी आपका हथियार हाथ दो के हाथ पे वार, और नारा क्या लगता है? कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ है, गरीब के साथ जेब काटना अंदर से, कांग्रेस का हाथ गरीब की जेब में, कांग्रेस का हाथ गरीब के गले पे दबाने मारते चला। और उसके बाद भी इस मुल्क के मालिक को समझ में नहीं आता, इसलिए काफी की रीत होता है, और ये सोचता है मैं कोई
ये ना पार्टी को सपोर्ट कराओ तो जैसे कोई मैं कोई कर्जा चला रहा है, क्या कर्जा? अगर मुल्क को बचाना हो ना तो राम धर्म को वोट डालना सीख जा। हम तेरे खाते में आते तो देना और नहीं आते तो मत देना, कोई बात नहीं। पर राम धर्म से तू यहाँ केशव जी भगवान के सामने बैठा है, अरे यार कम से कम तुझे उन केशव जी की सोगन है। मैं ये नहीं कहता हूँ बीजेपी को वोट देना, मैं नहीं कहता हूँ कांग्रेस को वोट देना, पर मैं ये जरूर कहूंगा तू राम धर्म में वोट देना सीख जा, ईमानदारी से वोट देना सीख जा। कौन तेरे वोट का हकदार है, कौन तेरे वोट का हकदार नहीं है? इतना काम भी नहीं हो सकता, इतना काम नहीं हो सकता। आज महंगाई ने जिस प्रकार से दम घोटा ना, एक किसी छोटी नौकरी करने वाला, छोटा बापड़ा ठेला चलाने वाला, मेरी माँ वो जितेंद्र सब्जी तावड़े में लेके घूमती रहती घर घर में, देव सब्जी शाम को ब्याज करके 150 रुपये लेके आती है और शाम को जाके जब घर पे अपने बच्चों के बीच में बैठती है तो बच्चा कहता है माँ दाल बनाना, माँ दाल बनाना। हाँ बेटा दाल बनाती हूँ। और दाल क्या बनाए? दाल का जोड़िया बनाती है। दाल का हैका दिखता है, दाल का जोड़िया दिखता है। वो मासूम बच्चा 4 साल का समझता नहीं है ये दाल है कि जोड़िया है। वो माँ से पूछता है, हे माँ इसमें दाल का तो कोई कण नहीं, बेटा ये 75 रुपया किलो की दाल में, हमारे भाजी में तो ये जोड़िया लिखा है, जोड़िया। क्या देश की दशा है, किस तरह से भाव कर रहे हैं, है ना? आपने देखा होगा 30-32 रुपया अपना रुपये का 1 लीटर पेट्रोल मिलता था अटल जी के राज में, आज 72 रुपया में मिलता है। 22 रुपया में आपको 1 लीटर डीजल मिलता था, आज आपको 52 रुपये में मिलता है। आपकी बच्ची का शादी कराते थे ना, हम आज सोना चांदी नहीं देते, पर कम से कम अपनी बच्ची का हाथ से पीला करते हैं तो थोड़ी बहुत चांदी की रकम जरूर देते हैं, चाहे हम कितना भी गरीब हो, पर अपनी बच्ची को देते हैं। अब शादी रहने के लिए जाओ तो 9,000 रुपये की 1 किलो चांदी आती थी, आज 60,000 रुपये किलो की चांदी आती है। क्या पसंद दे सकता है? क्या कर सकता है? शक्कर 16 रुपया 17 रुपया मिलती थी, आज 38 रुपया किलो में मिलती है ना? आपने चाय की पत्ती 80 रुपया किलो में मिलती थी, आज 300 रुपया किलो में मिलती है। क्या कोई गरीब चाय बना सकता है? कोई गरीब चाय पी सकता है? कोई आया हुआ मेहमान को वो रोटी खिला सकता है? उसकी हैसियत है क्या? जिसकी छोटी छोटी तनख्वाह है उसकी क्या दशा बनती है? और उसके बाद भी राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में, है ना? ये मनमोहन सिंह जब चुनाव लड़ने के लिए आया था 2009 में, तब क्या कहा था? 2 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। आप सबको नारा याद है? कहीं पड़ा हुआ हो तो आज भी लिखा हुआ तो देखना, 2 दिन में महंगाई घटाने का नारा दिया था कि मैं आया तो 2 दिन में महंगाई घटूंगा। बता तेरे 2 दिन कब पूरे होने वाले? इसका 100 दिन पूरा नहीं एक बात को ये कह सकता है। और राजस्थान में ये जो कानून व्यवस्था, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इसका मैं भी मंत्री लड़ा और इनको हक दिलाए और उसके बाद इनसे काम नहीं लिया। काम करने वाली यही फौज है, लेकिन काम करने वाला आप भी चाहिए जो इसमें अच्छा और बुरा छाट चाहिए। लेकिन तुम तो दिमागी शत्रुओं को लगाते हो, फिर उसका रिजल्ट चाहते हो। आपको कितना दुख होगा? यानी पुलिस के ऊपर एक इतना बड़ा काला छप्पा लगा, अजमेर का एसपी पकड़ा गया, अजमेर का एसपी डेथ हुआ और डेथ किस बात के लिए हुआ था कि वो थाने से वसूलियां करता था हर महीने की। ये क्या एक दिन में दिखाता तुमको अजमेर का एसपी? इसके 4 जगह तुम्हें पहले पता नहीं था। अगर तुमको पुलिस को पता नहीं तो किसको पता होगा? अगर तुम्हारा थानेदार महीने की वसूलियां करता है थानों से, तो फिर बाबा उस पुलिस थानेदार का क्या वोट निकालते? क्या उसको केस के बारे में बताओगे? एक नहीं, कई लोग हैं। और आज को आश्चर्य होगा, आरपीसी के अध्यक्ष का खाता बनता बनता रह गया। क्या आरपीसी में इतने बड़े बड़े लोग सेलेक्ट होते हैं? क्या इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू होता है? जहाँ आपका एसडीओ बनता है, जहाँ आपका तहसीलदार बनता है, जहाँ आपका मास्टर बनता है, जहाँ आपका डॉक्टर बनता है, जहाँ आपका इंजीनियर बनता है, उसका इंटरव्यू में जो चेयरमैन बैठता है वो पैसे वसूल करता है। वो तो उस दिन भाग गया, नहीं तो साला पकड़ में आ जाता ना तो राजस्थान की सरकार का मुंह काला हो जाता। सरकार का मुंह तो वैसे